योजना एवं विकास तथा विधि मंत्री श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, बिहार राज्य योजना परिषद के माननीय सदस्य श्री एन.पी. सिन्हा साहब, योजना और रेडियो के लिए प्रचार सामग्री भी तैयार की है। इन दोनों माध्यमों से आप जितना ज्यादा और कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से, और मैं तो कहूंगा कि इन दिनों बहुत बड़ी संख्या में बिहार में भी लोग मोबाइल रखते हैं। आप हिंदी में एक संक्षिप्त मैसेज भी दिलवाइए कि इस अवसर को मत चूकिए, और जन्म रजिस्ट्रीकरण का क्या फायदा है और जो मृत्यु भी हुई है उसके बारे में भी सूचना देना, ये कितना जरूरी है हर दृष्टिकोण से। यानी जितना इसका प्रचार होगा उतना ही लोग इसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि आपने लक्ष्य रखा है कि 2 करोड़ बच्चों को हम इसका लाभ पहुंचा दें जो छूटे हुए, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। लेकिन होता यह है कि सभी बच्चे स्कूल नहीं जाते, और हमने तो 3 साल पहले 2011 में पूरे बिहार में घूम करके जो समीक्षा की थी, उससे ये निष्कर्ष निकला था कि 50% ही जाते हैं, क्योंकि हमने एक नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी योजना की शुरुआत की थी और सबका हेल्थ कार्ड बना रहे थे, ताकि बचपन से ही लोगों का नियमित स्वास्थ्य जांच हो। और फिर मिड डे मील, आखिर कितने लोग उसका लाभ उठाते हैं। तो इन सबों के लिए सघन अभियान चलाया था। तो उस समय जो नतीजा आया, ऐसा लगा कि लगभग 50%, कहीं से कम कहीं से ज्यादा, लेकिन अगर औसत लेंगे तो 50% बच्चे स्कूल जा पाते थे। और फिर कई संस्थाओं ने और सर्वे करने वाली जो एजेंसी है उन्होंने सर्वे भी किया। शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ गई थी, लेकिन विद्यार्थियों की उपस्थिति कम थी। तो इसके लिए काफी सघन अभियान चलाया गया, और हमने जितने जिलाधिकारी थे उनको हमने कहा कि आप भी सोचिए, लोगों से बातचीत कीजिए कि क्या किया जाना चाहिए जिससे उपस्थिति बढ़े। और फिर उन्हीं दिनों हम लोगों ने ये जो क्वालिटी है शिक्षा में, गुणवत्ता पर ध्यान दिया, और उसके लिए कुछ कार्यक्रम शुरू कि इससे उपस्थिति बढ़ेगी। और फिर हमने बाद में ये निर्णय लिया कि हम जितनी प्रकार की सहूलियतें देते हैं, चाहे वो पोशाक के लिए पैसा देते हैं या छात्रवृत्ति देते हैं या जिस प्रकार की भी सहूलियत, किताबें देते हैं, इन सभी चीजों को, या साइकिल का वितरण करते हैं 9वीं कक्षा से, इन सभी चीजों को उपस्थिति से जोड़ दें। और ये हम लोगों ने तय किया कि 75% उपस्थिति होगी, तभी ये सुविधाएं मिलेगी। थोड़ा सा बीच में हंगामा हुआ, हम लोगों ने कहा सख्ती से कि हम पढ़ने के लिए सब उपाय कर रहे हैं, ये खैरात बांटने के लिए नहीं। लोग अगर पढ़ने के लिए बच्चों को नहीं भेजेंगे, और अब क्यों नहीं भेजेंगे? जब पोशाक मिल रहा है, दिन का खाना देना तो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उसमें राज्य भी हिस्सेदार होता है। लेकिन पोशाक की स्कीम, साइकिल की स्कीम कई हमारी है, या अभी छात्रवृत्ति की स्कीम हम लोगों ने उसको व्यापक स्वरूप दिया है। यानी अब हर लड़की को 1ली कक्षा से 10वीं कक्षा तक छात्रवृत्ति मिलेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग को, और फिर पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं 1 लाख रुपए की आय सीमा के अंदर होंगे उन सबों को। लेकिन लड़कियों को तो अब यूनिवर्सल कर दिया। तो जब ऐसी परिस्थिति हो गई तो बच्चों को स्कूल और बच्चों को क्यों नहीं भेजे? ये प्रश्न हम लोग पूछे। तो इसका जिक्र हमने इसलिए किया उपस्थिति को लेकर कि हम अगर 27 दिन का अभियान चला रहे हैं, 28 दिन का, तो 28 दिन में जो बच्चे स्कूल आए उन्हीं को इसका लाभ मिल पाएगा। तो कुछ तो उपस्थिति बढ़ेगी, क्योंकि जितनी भी सुविधाएं हैं, सहूलियतें हैं, उसके लिए धनराशि का वितरण भी होने वाला है, तो उसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी जितना ज्यादा हम प्रचार करेंगे और ये बतलाएंगे, उतना ही ज्यादा पेरेंट्स को, अभिभावकों को, माँ और पिता को ये लगेगा कि हम अपने बच्चों का रजिस्ट्रीकरण जरूर करें, जन्म रजिस्ट्रीकरण।
और अब उसमें सुविधा भी दे दी गई है। अब जो नया बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होने से लेकर के 21 दिन तक जब उप रजिस्ट्रार का दायित्व आंगनबाड़ी सेविका को सौंप दिया गया, वो सहूलियत होगी। आंगनबाड़ी सेविकाओं से ये उम्मीद की जाती है कि किस घर में बच्चा हुआ उसकी जानकारी उनको हो, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का भी हम लोगों का अभियान चलता है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जननी बाल सुरक्षा अभियान, तो उसके माध्यम से आंगनबाड़ी सेविकाओं की भूमिका होती है, आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका होती है, तो इन सबों की भूमिका है। और जब बच्चा गर्भावस्था में है तो इसके भी आंकड़े आंगनबाड़ी सेविकाओं के पास उपलब्ध होते हैं, जानकारी होती है, तो उस स्थिति में वो सजग रहेंगी। तो थोड़ा इसमें एक तरफ तो उनको रजिस्ट्रार बना दिया गया, तो अभी भी जो हमारी ये स्कीम है, इस स्कीम में है कि लोगों पर ये जिम्मेवारी है कि हमने ये सुविधा दी, आप करा लीजिए। मुझको ऐसा लगता है कि अभियान चला लीजिए, एक कदम आगे सोचना कि अगर हर बच्चे का रजिस्ट्रीकरण करा दिया आंगनबाड़ी सेविका ने 0 से 21, तो उनको इसके लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यानी इसको 20 रुपया तो मिलता है उसके लिए, यानी अगर जो कंप्लीट कर ले कि अपने पोषक क्षेत्र में कोई भी बच्चा या बच्ची न बचे रजिस्ट्रीकरण से, तो उनको अतिरिक्त हम उनको कोई प्रोत्साहन देंगे। यानी इसको अभियान चलाना पड़ेगा और हर किसी को मालूम होना चाहिए कि उसके जो अधिकार है संविधान के मुताबिक या कानून के मुताबिक और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, उसका फायदा या उसको हासिल तभी कर पाएंगे जब उनके पास ये बुनियादी दस्तावेज हो, और बुनियादी दस्तावेज है जन्म का रजिस्ट्रेशन। वही अपने आप में सबसे बड़ा दस्तावेज है, कोई यहाँ जन्म लिया है और यहाँ का नागरिक होगा और तमाम सुविधाएं उसे मिलेगी। जब वो 18 साल की आयु प्राप्त कर लेगा तो मताधिकार भी मिलेगा उसको, या विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं जो चलती है उसका उनको लाभ मिल सके। एक आध का उल्लेख आपने अपने कार्यक्रम में किया, हमको लगता है थोड़ा सा और रुचि लेकर के कुछ आकर्षक योजनाओं का और जिक्र करके और विभिन्न प्रकार का जिंगल और विभिन्न प्रकार का उसमें मेरे ख्याल से छोटा सा शॉर्ट फिल्म बनाकर उसमें दिखाना चाहिए और भी आकर्षक ढंग से। उसमें संगीत और उसका आगाज इस प्रकार से होना चाहिए कि लोग आकृष्ट हो जाए। चैनल सर्फिंग में तो आदत होती है, आप लोग एक चैनल से बदल के दूसरे चैनल में जाते हैं चैनल सर्फिंग की, तो पता चला विज्ञापन आने लगा तो दूसरा चैनल बदल दो। तो इस तरह से उसको कुछ ऐसा संगीत का दीजिए, संगीत का झोंका ऐसा दीजिए उसमें कि उनको बदले नहीं, लोग देखें क्या चाहिए, क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता पैदा हो। तो इस तरह का कुछ करना चाहिए, क्योंकि सरकारी मशीनरी की सफलता इसी में है कि हम अपने लक्ष्य को 100% हासिल करें। तो 100% हासिल करने का लक्ष्य है, तो इसका मतलब है 99% पर हम संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि 1% भी अगर वंचित रह गया तो कितने लोग वंचित रह गए। तो ये काम होना चाहिए। और लेकिन इसकी शुरुआत हमने तो आगे के लिए कुछ सुझाव दिए, इसको ध्यान रखते हुए और इसमें थोड़ा बहुत, अब जैसे रजिस्ट्रेशन का फी 10 रुपए से घटाकर 1 रुपया कर दिया गया और 1 रुपया भी इस अभियान में सरकार दे देगी, तो ये तो सुविधा, लेकिन लोगों तक ये सूचना रहे, इसका लाभ उठाएं। और सबसे बड़ी बात है लोगों को ये बतलाना कि जो जन्म का प्रमाण होता है उसके कितने लाभ, तो इसको गिनाना चाहिए और बार बार किसी चीज को बताना पड़ता है। छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। एक अभियान चला और उसके बाद फिर छोड़ देंगे तो बच्चा पैदा तो हर समय होता रहेगा, तो इस समय तो कैप्चर्ड हो जाएंगे, लेकिन बाकी समय में थोड़ी शिथिलता आ सकती है। इसलिए इसको एक निरंतर कार्यक्रम के रूप में लेना चाहिए। और दूसरा कार्यक्रम जो ये स्वचालित मौसम केंद्र का है, उसका लाभ हम लोगों के लिए है और खास करके कृषि के लिए और आपदा प्रबंधन के लिए, अन्य प्रकार के भी काम, हम इंजीनियरिंग का काम करते हैं तो उसके लिए भी लाभ होगा। वर्किंग सीजन है, कौन सा वर्किंग सीजन होगा, बहुत जबरदस्त ठंड होती है तो उसमें भी काम नहीं होता है, बहुत तेज गर्मी होती है तो उसमें भी काम नहीं होता। तो हमारे यहाँ बिहार में वर्किंग सीजन मिला करके 5 महीना 6 महीना के करीब, लेकिन इसको प्लान कर सकते हैं अगर इसके बारे में ठीक ढंग से जानकारी हो। और निरंतर जब आंकड़े होते हैं तो इसके चलते
वेदर फोरकास्ट भी करना सरल होता है और बड़ा बुनियादी चीज है। रेनफॉल का डेटा हम देखते हैं हर साल, क्योंकि अब तो मौसम का मिजाज बदला तो वर्षा का जो समय है वो बदलने लगा। शुरू में वर्षा कुछ हो जाती है, बाद में देखते हैं लापता, और फिर हम लोगों को लगने लगता है कि सूखा पड़ जाएगा, चारों तरफ मुसीबत। तो वैसी परिस्थिति में जब हम लोग आंकड़ों को देखते हैं तो हमें आंकड़े विभिन्न प्रकार के मिलते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र कुछ आंकड़े देते रहते हैं, हम जिलों से कुछ आंकड़े प्राप्त करते हैं तो वो थोड़े भिन्न होते हैं, अन्य प्रकार से भी आंकड़े प्राप्त करते हैं, थोड़े भिन्न होते हैं। रेनफॉल के जबकि ये होना नहीं चाहिए, तो इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम जितना अधिक से अधिक इस तरह के वेदर स्टेशन बना सकें। और ये डेटा संग्रह करने का ये स्वचालित जो उपकरण आया है, हमने भी देखा, तो इससे काफी फायदा होगा। आप बहुत चीजों के बारे में जान पाएंगे, तापमान के बारे में जान पाएंगे, वायु के दबाव के बारे में जान पाएंगे, विंड स्पीड के बारे में जान पाएंगे, क्या हवा का वेग है, हवा की दिशा क्या है, विंड का डायरेक्शन क्या है, उसके बारे में जान पाएंगे, वर्षापात कितनी हुई, रेनफॉल कितना हुआ, ये जान पाएंगे। तो कई चीजें जान पाएंगे। और मैं देख रहा हूँ कि भविष्य में, और ये नहीं, ह्यूमिडिटी के बारे में, ह्यूमिडिटी के आंकड़े बहुत जरूरी है हर प्रकार से, लेकिन बाद में जो मुझे बताया गया है तो इससे तो और सोलर रेडिएशन के बारे में, सॉइल मॉइस्चर, अभी सबसे बड़ी बात है भाई, मॉइस्चर कितना बचा हुआ है, ये तो जानना खेती के लिए तो बहुत जरूरी है, और हर प्रकार से। और फिर सॉइल टेम्परेचर, इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिल सके। क्या हिमपात या स्नोफॉल और स्नोफॉल टेम्परेचर ये यहाँ के लिए उपयोगी भले न हो पाए, लेकिन हाइड्रोलॉजिकली तो सब जगह के लिए उपयोगी होगा। तो ये उपयोगी चीजें भविष्य में अतिरिक्त सेंसर्स लगाकर हम इन आंकड़ों को भी प्राप्त कर सकते हैं। आज जो सबसे जरूरी चीज है, किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए जो बुनियादी आंकड़े हैं वो जरूरी है, और उसका सर्वथा अभाव है। तो वैसी स्थिति में अगर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन होगा हर जगह, यानी अभी तो हर जिले में 48 जगहों पर, कितने जगहों पर लगा रहे हैं, 50 जगहों पर लगा रहे हैं, जिसमें जिलों में लगा रहे हैं, सभी जिले में लगा रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा ये हर प्रखंड में लग रहा है, और हर प्रखंड में लग जाता है तो यहाँ के लिए ज्यादा बेहतर होगा। शहरों में भी अनेक जगहों पर इसे लगाना पड़ेगा, तो इसको लगाया जाए और जितनी तेजी से हो इसका विस्तार किया जाए, और जो घंटे घंटे सारी जानकारी मिलेगी तो ये डेटा रहेगा, तो मौसम विज्ञान विभाग को या जो लोग भी वेदर के बारे में आकलन करते हैं तो इनके पास आंकड़े उपलब्ध हैं, और ये आंकड़े बड़ी बुनियादी चीज। इसके बगैर अगर आंकड़े गलत हुए तो उनका फोरकास्ट सही नहीं हो, और उनका फोरकास्ट का और कई आधार है, और उसकी गणना वो कंप्यूटर से, और अब सुपर कंप्यूटर भी इनको प्राप्त हो गया है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म गणना कर पाएंगे। आमतौर पर तो लोग कह देते हैं कि भाई मौसम विज्ञान केंद्र ने कह दिया है, मौसम विज्ञान विभाग ने अगर फोरकास्ट दे दिया तो आप समझ लीजिए कि निश्चिंत है, जबकि ऐसी बात नहीं है। दुनिया भर में अब धीरे धीरे मौसम के बारे में जानकारी इतनी सटीक होते जा रही है कि अब जो यात्रा करते हैं और निरंतर जो एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करते हैं वो इसके बारे में जरूर जानकारी लेते हैं, और विदेशों में तो लोग प्रतिदिन उसकी जानकारी रखते हैं कि आज रेन कोट लेकर निकलना है या नहीं निकलना। हम लोगों के यहाँ तो रेन कोट अब लोग लेकर के नहीं निकलते। छाता में हम लोग बच्चे थे तो लोगों को देखते थे कि बरसात हो या इसका जाड़ गर्मी का मौसम हो, छाता लेकर के लोग जरूर चलते थे। वो जो विजडम था लोगों का कि छाता और टॉर्च ये आमतौर पर हर लोगों के पास होता है। अब वो धीरे धीरे जो ऐसा एक दौर आया अपने देश में, इन सब चीजों में लगने लगा कि कौन खोए, लेकिन हम देखते हैं यूरोप वगैरह में तो खूब आराम से लोग लेकर चलते हैं, कोई रेन कोट लेकर चलता है, कोई छाता लेकर चलता है। तो खैर वहां तो इतनी सटीक जानकारी मौसम के बारे में प्राप्त होती कि लोग उसके हिसाब से प्रतिदिन के बारे में कहीं जाना होता है तो सोच लेते हैं कि आज किस प्रकार के मौसम का सामना करना पड़ेगा, तो किस तरह की तैयारी के साथ। खैर उस स्थिति को प्राप्त करने में तो अपने देश में कुछ वक्त लग सकता है,
लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए खेती और आपदा प्रबंधन के बारे में तैयारी। देखिए, आपदा प्रबंधन की तैयारी का कितना लाभ होता है तो हम लोग समझने लगे। हमको अच्छी तरह याद है, हम सब केंद्र में मंत्री थे और जिस तरह से सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में, तो सुपर साइक्लोन से हजारों लोग मर गए। लेकिन उसके पहले साइक्लोन आया था, वो भी भयंकर था, आंध्र प्रदेश में। तो वहां उससे निपटने की पूर्व तैयारी हो गई। तो लोग कहते थे कि अगर इसी तरह का साइक्लोन फिर आंध्रा के कोस्टल एरिया को हिट करता तो इतने लोग काल कवलित नहीं हो। फिर उड़ीसा में भी तैयारी हो गई। और सच पूछिए तो जो पूरे देश में आपदा प्रबंधन के बारे में एक जो दृष्टिकोण विकसित हुआ वो उड़ीसा के सुपर साइक्लोन और उसको गति मिल गई भुज के एपी सेंटर में जो गुजरात में भूकंप आया। इन दोनों चीजों से इस देश में इस चर्चा ने जोर पकड़ा कि साहब अपने यहाँ भी आपदा प्रबंधन ठीक ढंग से होना चाहिए। क्योंकि पहले हम लोग राहत का वितरण करते थे, लेकिन ये जो आपदा प्रबंधन है जिसमें पूर्वानुमान के आधार पर पूर्व तैयारी, और अगर हम पहले तैयारी कर लें तो नुकसान कम होता है। अब उड़ीसा के और आंध्रा में जो हिट किया इस बार फाइल, तो इसके बारे में जानकारी पहले से थी, तो पूरी तैयारी थी। बड़े पैमाने पर आबादी का निष्क्रमण हुआ था, इवैक्यूएशन किया गया था, तो उसके चलते लोग भी मौत के शिकार हुए। अब उसके बाद यहाँ के बारे में तो खैर वो मौसम विज्ञान केंद्र वाले पहले तो बता रहे थे कि बिहार को हिट करेगा, लेकिन फिर शाम होते होते, उस दिन मुझको अच्छी तरह याद है, अष्टमी का दिन था, हम लोग टेलीविजन से चिपके हुए थे, आमतौर पर देख नहीं पाते। लेकिन उस दिन तो कोई दूसरी बात ही नहीं थी, क्या होगा उड़ीसा में और फिर हमारे यहाँ क्या इम्पैक्ट होगा। हम तो बहुत परेशान थे, सूखा पड़ा हुआ था, वर्षा हो नहीं रही थी, तो परेशानी थी। तो लगा कि कुछ इसके चलते वर्षा होगी, तो फिर मौसम विज्ञान विभाग ने कह दिया कि नहीं बिहार में तो जाएगा नहीं। तो बड़ी निराशा हुई, फिर हम घूमने निकले। लेकिन मेरा मन कह रहा था कि आज तक कभी हुआ नहीं है कि उड़ीसा के तटीय इलाकों में समुद्री तूफान आया और वो बिहार तक वर्षा नहीं हुई। ये फिर हम कई अपने पुराने याददाश्त से और लोगों से पूछताछ करते हुए हमको लगा ये होना चाहिए साहब, ऐसा कैसे होगा कि नहीं होगा। लेकिन खैर दशहरा में जो हम घूमने के लिए निकलते, घूम करके आए, बड़ा थोड़ा मन में निराशा थी कि साहब ये फाइलिंग से नुकसान तो जो होना है होता है, लेकिन कुछ वर्षा हो जाती तो राहत हो जाती। ये बहुत ही निराशा की स्थिति में रात में हम रहे। लेकिन जब भोर से वर्षा शुरू हुई, फिर अगले दिन मौसम विज्ञान विभाग ने भी चढ़ा दिया कि बिहार पर होगा और अगला 4 दिन सजग रहिए। ये फ्लक्चुएशन मौसम विज्ञान वाला समझ में नहीं आया। 2 दिन से कह रहे थे बिहार पर होगा, तो हम लोग तैयारी कर रहे थे। अचानक उस दिन गायब कर दिया, कहा कि बिहार की तरफ तो जाएगा ही। ये तो हम लोगों का जो एक अपना सेंस है, लगा कि भाई यहाँ आएगा, यहाँ कैसे नहीं आएगा। तो हमको लगा कि हर मानसून का जो ट्रफ लाइन था वो सीधे नीचे की ओर चला जा रहा है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की तरफ। 45 दिन में सिर्फ 15 दिन मानसून का वो लाइन यहाँ था, तो फिर लगा हो सकता है ये भी हो जाए, तो रहे। लेकिन जब सवेरे देखा कि भाई यहाँ तो खूब वर्षा हो रही, तो खैर नुकसान हुआ, उसके लिए तो हम लोग राहत और अन्य कार्य करेंगे। लेकिन वर्षा हो गई, बड़ा लाभ, इन्हें रबी हो जाएगी, हमारे पीने के पानी का संकट नहीं रहा। ये जो पूरी तैयारी हम लोग कर रहे थे, तो खैर तो जो कहना हम ये चाह रहे थे कि अगर पूर्वानुमान हो तो फिर उससे निपटने की पूर्व तैयारी, यानी आपदा प्रबंधन बेहतर किया जा सकता। तो उसी की ये सबसे बुनियादी कड़ी, उसमें तो एक नहीं कई चेन है, कई काम करने पड़ते हैं। सिर्फ इन आंकड़ों से ही सारी जानकारी नहीं क्षण करा जाएगी, लेकिन इन आंकड़ों के जरिए इसका विश्लेषण और पहले का इतिहास और दुनिया भर का ट्रेंड, इसको मिला जुला करके जो ये लोग अपने विज्ञान से उसका विश्लेषण करते हुए लोगों को आगाह करते हैं, उसका लाभ। लेकिन अब बिहार में जैसा कि विजय प्रकाश जी बता रहे हैं कि हर एक प्रखंड से ही लगा देंगे हम लोग, तो शायद बिहार देश का पहला राज्य तो बड़ी पीछे हम लोग हर चीज में, लेकिन अब सब चीज में आगे रहना चाहते हैं, तो हो जाएगा और सबका सहयोग मिले। तो मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ और
दोनों काम आप अच्छा कर रहे हैं। दोनों का संबंध मनुष्य के जीवन से है। जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद किसी न किसी दिन तो जाना है, लेकिन जन्म लेकर के ठीक से रहे उसके लिए कई उपाय हैं। उसमें से यह भी उपाय है। जो लाइफ है वो उनका उसकी जो क्वालिटी है, जीवन की गुणवत्ता है, वो इन दोनों चीजों से बेहतर होगी और लाभ ले सकेंगे जितनी भी योजनाएं हैं उसका। और दूसरा, संकट की परिस्थिति का भान पहले से होगा, तो अगर उसकी तैयारी लोग कर लेंगे तो जान माल का नुकसान कम हो पाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोनों अच्छे और बुनियादी काम के लिए मैं योजना विकास विभाग के मंत्री को, प्रधान सचिव को, समस्त उनके विभाग को, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय को मैं बधाई देता हूँ। और मुझे जो सबसे खुशी हुई है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के लोग यहाँ उपस्थित हैं। इन सब नीरस चीजों में जब आपदा हो जाए तब तो फिर ठीक है रिपोर्ट, लेकिन उसकी पूर्व तैयारी आज आप दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो शुभ लक्षण है। और अगर इन बातों को थोड़ा सा चला दीजिए, ये हल्का फुल्का जो झगड़ा झंझट को थोड़ा देर के लिए हटा कर उसे तो शायद टीआरपी आप लोग करते उसका संभव, तो वो तो हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वो तो सब दिखाएंगे। लेकिन इसको भी थोड़ी जगह आप दे दीजिएगा इन बातों का, तो मैं समझता हूँ कि इस अभियान में गति आ जाएगी और इसके बारे में अवेयरनेस, जागृति लोगों की बढ़ेगी। आप सबको बहुत बहुत